हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम आज आपके सम्मुख मित्रता नामक पाठ के महत्वपूर्ण गद्यखंडों को लेकर उपस्थित हुई हूँ अभ्यास प्रश्न के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। निम्नलिखित अवतरणों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न बन रहा है यहाँ पे। कुछ महत्वपूर्ण गद्यखंड है। पहला गद्यखंड है मित्रता नामक पाठ से ही ये तीनों गद्यखंड है। पहला है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। क्षय यानी कि नष्ट करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होती है तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहों के समान होगी। बाहों का अर्थ बाह से है, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस पर भी विचार करेंगे जो परीक्षा में सीधे पूछ लिए जाते हैं। अब कह रहा है उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पाठ का नाम क्या है? मित्रता, एवं लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ का नाम मित्रता एवं लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या। तो कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखा जाए रेखांकित अंश कहाँ से लिया गया है। कह रहा है कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। पहला ही लाइन है, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। कुसंग मतलब होता है बुरा संग या बुरा संगति। इसका उत्तर भी देख लें। आप लिखेंगे उत्तर और उसके साथ ही लिखेंगे हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान। ज्वर का क्या अर्थ होता है? बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर नहीं है, यहाँ ज्वर होगा, यहाँ ज्वर, ये चीज ज्वर होना चाहिए। ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिक सदाचार, मन तथा बुद्धि को क्या कर देता है? नष्ट कर देती है। स्पष्ट हो गया होगा। तो अब लिखेंगे उत्तर में रेखांकित अंश की व्याख्या। एक बार मैं पुनः बता दे रही हूँ। कह रहा है कुसंग यानी बुरा संगत का ज्वर यानी बुखार सबसे भयानक होता है। तो अब लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि बुरी संगति का घातक बुखार के समान हानिकारक होता है या भयंकर होता है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित होता हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। ठीक उसी प्रकार, किस प्रकार? ठीक उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिक सदाचार, मन तथा बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। दूसरे प्रश्न का भी उत्तर यहाँ कंप्लीट हो गया। ध्यान दीजिए, यदि यहाँ उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए, ये ना पूछ के प्रश्न क्या बन सकता है? प्रश्न ये बन सकता है उपयुक्त गद्यांश के संदर्भ। क्या? संदर्भ। दूसरा प्रश्न ऐसे बन सकता है, संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। क्या? संदर्भ एवं प्रसंग लिखिए। तो ध्यान दीजिए, मैं ऊपर आई बटन, यहाँ जैसे ही ऊपर आई बटन होगा, जैसे ही आई बटन क्लिक करेंगे अब संदर्भ और प्रसंग कैसे लिखा जाए इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। बिल्कुल परेशान मत होए। अगला देखा जाए प्रश्न क्या है। तीसरे नंबर का प्रश्न है। पहला गद्यखंड का व्याख्या चल रहा है जिसमें प्रश्न उत्तर पे हम विचार कर रहे हैं। अच्छी संगति से क्या लाभ होता है? प्रश्न बन सकता है, अच्छी संगति से क्या लाभ होता है? उत्तर क्या है? अच्छी संगति, कह रहा है अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है। ऊपर कहा भी गया है, यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कह रहे हैं कि अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह मतलब बाह के समान होती है। यहाँ पुनः व्याख्या में आप लिखेंगे अच्छी संगति सहारा देने वाली बाह के समान होती है, जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और
उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है, उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। स्पष्ट हो गया। इसके अलावा क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? 3 प्रश्न मैं दी हूँ। इसके अलावा और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ प्रश्न बन सकता है क्षय का क्या अर्थ होता है? तो क्षय का अर्थ क्या होता है? नष्ट कर देने वाला। क्षय का अर्थ क्या होता है? नष्ट कर देने वाला। अथवा बाहों का क्या अर्थ होता है? बाहों का अर्थ बाह होता है, तो इसका अर्थ भी पूछा जा सकता है। अथवा क्या और, जैसे दिन का विलोम पूछा जा सकता है। दिन का विलोम क्या होगा? रात होगा। ऐसे जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि प्रश्न कैसे बनेंगे और क्या बनेंगे। तो यदि आप ये घबरा रहे होंगे कि मैम पर्यायवाची शब्द हम कैसे याद करेंगे, विलोम शब्द याद कैसे करेंगे, तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैं पर्यायवाची और महत्वपूर्ण विलोम शब्दों पर भी वीडियो अपलोड करूँगी। आगे प्रश्न देख लिया जाए। दूसरे गद्यखंड कहाँ से लिया गया और क्या कहा जा रहा है इस गद्यखंड में? दूसरा गद्यखंड आपके सम्मुख उपस्थित है। ये भी मित्रता नामक पाठ से ही है। और मित्रता नामक पाठ किसके द्वारा लिखित है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखित है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। किसको देखकर? विभिन्नता देखकर। जो गुण हम में नहीं है, जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए, युक्ति मतलब क्या होता है? सुझाव। युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। मुंह मतलब मुख। तथा आगे कह रहे नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। अब देखिए इससे प्रश्न कैसे बन रहे हैं, प्रश्न पे विचार किया जाए। प्रश्न बन रहा है, प्रस्तुत अवतरण के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। ठीक वही रहेगा जैसे ऊपर हम समझाए हैं आपको एक बार। प्रस्तुत पाठ का नाम मित्रता एवं लेखक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेखक का क्या नाम है? ये भी प्रश्न बन सकता है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम बताइए। पाठ का नाम ना पूछे तो आप सीधे लेखक ही लिखेंगे। लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अथवा ये पूछ सकता है कि प्रस्तुत गद्यखंड किस पाठ से लिया गया है? तब हो जाएगा मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। स्पष्ट हो गया। अथवा प्रश्न ये बन सकता है, प्रस्तुत गद्यखंड किस विधा में है? तो प्रस्तुत गद्यखंड निबंध किस विधा में? निबंध किस विधा में? तो निबंध विधा में। स्पष्ट हो गया होगा। अगला, यहाँ जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, ध्यान दीजिए, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उस सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को यहाँ कवर किया जा रहा है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रश्न आपके सम्मुख है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तब पहले ये देख लिया जाए रेखांकित अंश लिया कहाँ गया से है। चिंतन फिर आराम से आप पढ़ेंगे। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है। निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। यानी रेखांकित अंश यहाँ से और यहाँ तक है। हम इसका व्याख्या करेंगे। हेडिंग क्या रहेगा? जैसे दूसरा उत्तर हम लिखेंगे उत्तर रेखांकित अंश की व्याख्या, हमारा हेडिंग रहेगा। प्रस्तुत पाठ में लेखक स्पष्ट किया है कि, आप ये भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में शुक्ल जी ने यह स्पष्ट किए हैं कि चिंता या चिंताशील एक में रहेगा। चिंताशील मनुष्य प्रसन्न चित्त हृदय का साथ ढूंढता है। जिस प्रकार निर्बल मनुष्य बलवान का, धीर पुरुष या धैर्यशाली पुरुष उत्साही व्यक्ति का, ऐसे ही उच्च स्तरीय चंद्रगुप्त अपने उपाय व सुझाव के लिए चाणक्य का सहारा लेता था। स्पष्ट हो गया होगा। वहीं नीति के लिए अकबर मन को बहलाने, नीति यानी नीतिज्ञ या ज्ञानवान अकबर या महान अकबर मन को बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखा करते थे या सहारा लेते थे। तो यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर भी क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, इस पे भी विचार किया जाए।
तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, समाज में लोग क्या देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं? स्पष्ट कीजिए उत्तर। तो ध्यान दीजिए, प्रश्न दो तरह से इसका उत्तर लिखा जा सकता है। मैं बहुत सरल तरीका लेकर उपस्थित हूँ, दूसरा भी तरीका बताऊंगी। समाज में लोग व्यक्ति के अच्छे व सदाचार से युक्त कार्यों को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित। नंबर आपको प्राप्त होंगे यदि आप लिख रहे हैं कि समाज में विभिन्नता को देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, उनके गुण व व्यवहार को, तभी भी आपकी पूर्ण नंबर प्राप्त होंगे, यानी पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप जो भी आसान लगे वीडियो को रिवर्स करके एक दो बार देख लें। दो उत्तर बताए, दोनों ही उत्तर पे पूरे नंबर मिलेंगे। चाहे तो ये आसान वाला ही लिख सकते हैं अथवा इसके पहले जो मैं बताएं उसको भी लिख सकते हैं। अब अगला गद्यखंड आपके सम्मुख है, तीसरा महत्वपूर्ण गद्यखंड, ये भी मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अब ध्यान दीजिए, इस गद्यखंड में क्या कहा जा रहा है, हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारा प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग क्या कह रहा, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है, जो हम कह रहे जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात का या हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पुनः आगे क्या कह रहा है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को उन पर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। अब इस पे देखा जाए क्या कहा जा रहा है। कर उपर्युक्त गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम, पुनः वही उत्तर रहेगा। प्रस्तुत पाठ का नाम मित्रता एवं लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। यदि इसके अलावा प्रश्न जो बर्रे ऊपर में बता दी हूँ, संदर्भ या प्रसंग पूछ रहा है तो आप संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। पाठ का मात्र गद्यखंड के पाठ का नाम पूछ रहा है तो मात्र गद्यखंड के पाठ का नाम लिखेंगे। लेखक का नाम यदि पूछा जा रहा है तो आप मात्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल यानी लेखक का नाम ही लिखेंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला प्रश्न कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक आपने देख ही लिया, अब इसके व्याख्या पे चला जाए। कह रहे रेखांकित अंश की व्याख्या, यहाँ आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, ये हेडिंग होगा। तो प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ये स्पष्ट किया है कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जिस रूप में चाहे उस रूप में आकार होगा, आकार दिया जा सकता है। बुरी संगति देखकर बुरा व्यक्ति, अच्छी संगत के द्वारा अच्छा व्यक्ति। उन व्यक्तियों को शांत करना हमारे लिए घातक है जो अधिक दृढ़ संकल्पित होते हैं, क्योंकि उनकी प्रत्येक बात बिना किसी अवरोध के ही मान लेनी पड़ती है। स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे कह रहा है अगला प्रश्न, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं। इस कथन में हम लोग से किसकी ओर संकेत किया गया है? तो उत्तर होगा हम लोग का आशय सामाजिक अथवा समाज में उपस्थित समस्त व्यक्तियों से है। यहाँ ऑब्लिक भी कर सकते हैं। हम लोग का आशय सामाजिक, ऑब्लिक अथवा भी लिख सकते हैं या भी लिख सकते हैं, समाज में उपस्थित समस्त व्यक्तियों से है। चौथे नंबर का प्रश्न भी है। अगला प्रश्न कह रहा है हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो कह रहा है हमें सदा सचरित्रवान व्यक्ति का साथ करना चाहिए। किन लोगों का साथ करना चाहिए? सचरित्रवान, अथवा यहाँ आप लिख सकते हैं गुणवान भी लिख सकते हैं, गुणवान व्यक्ति का। दोनों ही ऑप्शन है। आप चाहे तो इस सचरित्रवान लिख सकते हैं या गुणवान, पूरे नंबर मिलेंगे। तो हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? तो कभी कह रहे हैं लेखक, क्षमा चाहूंगी, लेखक होना चाहिए। कभी कभी मत लिख दीजिएगा लेखक है। गद्य खंड में
चलिए एक महत्वपूर्ण प्रसंग बता रही हूँ। यदि गद्य खंड का कोई भाग आ रहा है, गद्य का कोई भी भाग आ रहा है, तो हमेशा आप लेखक लिखिएगा। क्या लिखेंगे? लेखक। और यहीं पद्य का आ रहा है, यदि पद्य खंड से कोई आ रहा है तो हमेशा आप कवि लिखिए। क्या लिखिएगा? कवि अथवा रचयिता। स्पष्ट हो गया होगा। अब ये गलती नहीं करिएगा। आप सोचते हैं कहाँ नंबर कट जाते हैं, कैसे में यही छोटी छोटी गलतियां आपके मार्क्स को काट लेते हैं, आपके नंबर कम हो जाते हैं। हमें किन लोगों का साथ करना चाहिए? अंतिम प्रश्न आज की श्रृंखला का, हमें सदा सचरित्रवान व्यक्ति का साथ करना चाहिए। स्पष्ट हो गया होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। धन्यवाद।